हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। ये है चैप्टर 13 ऑफ द बुक अरुण कात्यायन फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल इरिगेशन को हम टच करेंगे, उसके बाद हम ड्रेनेज पे जाएंगे। तो इरिगेशन एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है पानी का। जब हम किसी पर्टिकुलर लैंड में क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ट्रीज को ब्लॉसम कराने के लिए हम आर्टिफिशियली अप्लाई करते हैं जहाँ पे वाटर को, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट लोग जैसे कि हैंसन एंड इजराइलसन ने 1962 में इसको डिस्क्राइब किया कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन पर्पस ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर मॉइस्चर सप्लाई करने के लिए, जो कि एसेंशियल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। तो कहीं पे अगर आपको डिस्क्राइब करने को आता है इरिगेशन के प्रॉपर डेफिनेशन, तो आप इसे कोट कर सकते हैं क्या, कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन पानी का किस पर्पस के लिए, मॉइस्चर को सप्लाई करने के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। अब कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा इरिगेशन को डीप में समझने के लिए। जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री एनर्जी का, जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप करने का। और इसमें जैसे कि जो चेंज होता है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, वो होता है चेंज इन एंथैल्पी, जैसे कि जिसे हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, माइनस टी, दैट इज टेम्परेचर, और चेंज इन एंट्रोपी का रिलेशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो फ्री एनर्जी होती है सैचुरेटेड कॉन्सेप्ट्स में वो रहती है जीरो, बट अनसैचुरेटेड के केस में इट इज लेस देन जीरो। हेंस इसकी जो वैल्यू होती है वो ओवरऑल नेगेटिव आती है गिब्स की एनर्जी की। ठीक है। मैट्रिक्स पोटेंशियल अगला कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स पोटेंशियल क्या चीज है? ये पोर्शन है वाटर पोटेंशियल का जो कि एट्रीब्यूट किया जाता है किसके साथ? सॉलिड कोलॉइडल मैट्रिक्स के साथ ऑफ जो भी सॉइल के रहते हैं। ठीक है। एक जो कि रहता है सिस्टम का, सॉइल सिस्टम का, जो कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल होता है, जो कि रिजल्ट करता है कैपिलरी और एब्सॉर्प्टिव फोर्सेस को लेकर के फ्रॉम द सॉइल मैट्रिक्स। बेसिकली समझें तो मैट्रिक्स पोटेंशियल को हम वैसे मैं ऑलरेडी इस टॉपिक को कवर भी कर चुकी हूँ पिछली किसी वीडियो में, तो मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी इसे रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज बेसिक अगर हम मैट्रिक्स पोटेंशियल की डेफिनेशन कहें कहें तो ये वो फोर्स होता है जो कि होल्ड करता है वाटर को सॉइल के पार्टिकल्स के साथ, जो कि अराइज करता है एडहेशन से पानी का सॉलिड की सरफेस पे। बेसिकली इसका सिंपल लैंग्वेज में हम इसे इस तरीके से बता सकते हैं। तो वाटर सॉइल का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है साई साई। इसकी जो डिनोशन है वो साई से किया जाता है। और इसका जो मैट्रिक्स पोटेंशियल का जो इम्पोर्टेंस रह जाता है वो रहता है एडिशन, बाइंडिंग, सॉइल के पार्टिकल के साइज को कंट्रोल करने में, ड्राइंग में, इन सब चीजों में इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ये इनकम्पास करता है फिनोमेना को, जो कि बियॉन्ड कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर से डील करता है, और पोरस मटेरियल्स के केस में वो कम हो जाता है। ठीक है। अब अगला आता है कैपिलरी पोटेंशियल। कैपिलरी पोटेंशियल क्या चीज है? ये बकिंघम के द्वारा दिया गया था। इसको उन्होंने बताया, इंट्रोड्यूस किया उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, टू डिफाइन एनर्जी विद विच वाटर इज हेल्ड बाय द सॉइल। जिस एनर्जी से पानी, सॉइल, मिट्टी जो है पानी को जिस एनर्जी से पकड़ती है, पकड़ के रखती है, वो पोटेंशियल है कैपिलरी पोटेंशियल, जिसको कि डिफाइन किया गया था बकिंघम के द्वारा। अगला आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड होता है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल अराइज होता है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये डिपेंड करता है एलिवेशन पे। मतलब अगर आप हाइट पे होंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिफरेंस आपको एक्सपीरियंस होगा। ये सभी कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी मैं एक वीडियो में ले चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उसमें से डिटेल में इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। इसमें तो बस थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए इसमें दिया है, तो हम वही अभी देख रहे हैं। अगला चीज है सीपेज। सीपेज क्या होता है? सीपेज होता है रिसाव जिसे कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है पानी का चैनल में, जिसे हम सीपेज कहते हैं। पानी का जो लॉस होता है इरिगेशन चैनल्स के थ्रू, कैनाल्स में, जो कैनाल्स के जो इरिगेशन चैनल्स होते हैं वो मेनली सीपेज की वजह से होता है, जिसे हम रिसाव कहते हैं। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आता है परकोलेशन। देखो, परकोलेशन, इनफिल्ट्रेशन और लीचिंग, ये तीन चीजें हैं जो काइंड ऑफ एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड है। ठीक है। जब बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ, इन्फिल्ट्रेशन हुआ, सॉइल में स्टोरेज हुआ, तो वो परकोलेशन हुआ,
और एक और कॉन्सेप्ट आता है लीचिंग का, जिसमें कि न्यूट्रिएंट रन डाउन करते हैं रूट जोन के, तो वो होता है लीचिंग। ठीक है। पर्कुलेशन क्या है? ये है वर्टिकल मूवमेंट। जब पानी वर्टिकली मूव कर रहा है नीचे की तरफ सॉइल में, डाउनवर्ड जा रहा है, फ्लो कर रहा है पानी सॉइल में, उसे हम पर्कुलेशन कहते हैं। ये जनरली होता है सैचुरेटेड सॉइल में, मतलब एट वन पर्टिकुलर स्टेज ये नीचे, उसके बाद जाता है सॉइल स्टोरेज के बियॉन्ड ये जाता है। तो सैचुरेटेड सॉइल के केस में ये होता है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? ये भी डाउनवर्ड मूवमेंट है पानी का, लेकिन ये अपर लेयर ऑफ सॉइल से होता है। अपर लेयर ऑफ सॉइल ये है, जैसे यहाँ से ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ये नॉर्मली होता है अनसैचुरेटेड सॉइल में, जहाँ पे कि सैचुरेशन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है। तो अब अगली चीज आई लीचिंग। लीचिंग क्या चीज है? लीचिंग होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट दोनों ही मूव करते हैं फ्रॉम रूट जोन पानी के साथ, तो वो है लीचिंग। ठीक है। ये देखो, यहाँ हम जैसे समझते हैं प्रेसिपिटेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, न्यूट्रिएंट पूल यहाँ पे सर्कल कर रहा है, ये आपकी बेडरॉक आ गई, यहाँ आपकी वाटर टेबल आ गई। ठीक है। यहाँ पे जब लीचिंग हो रही है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर है, जो सॉल्ट्स हैं, वो सब लीच डाउन करते हैं रूट जोन की तरफ। ठीक है। उसे हम कहते हैं लीचिंग। लीच करना मतलब कि नीचे जाना, किसका? मूवमेंट होना न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स का। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, जो कि है पीएफ वैल्यू। ठीक है। पी का मतलब होता है पोटेंस, मतलब कि पावर एट 10। ठीक है। पीएफ का मतलब, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था शॉफील्ड के द्वारा 1935 में। पीएफ जो स्केल है वो पीएच की तरह होता है, जो कि मेजर करता है फोर्स जिससे कि पानी रिटेन किया जा रहा है कैपिलरी में या फिर सॉइल में। मतलब जो हमने बताया था कि जैसे सॉइल में पानी, सॉइल जो है वो पानी को पकड़ता है, और जिस फोर्स से वो पकड़ता है वो कैपिलरी के लिए उसका रिलेशन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जिससे रिटेन करता है ये कैपिलरी या फिर सॉइल में, एफ यहाँ पे डिनोट करता है फोर्स को, तो ये होता है पोटेंस फोर्स। ठीक है। ये एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है फ्री एनर्जी का, जो कि डिफरेंस, फ्री एनर्जी डिफरेंस का एक एक्सप्रेशन है, जो कि हाइट ऑफ वाटर कॉलम जो कि अबव फ्री वाटर लेवल से रिलेटेड होता है। इसको डिफाइन करना है तो होता है ये, इसको हम डिफाइन करते हैं एज लॉग टू द बेस ऑफ 10, जिसकी ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका नेगेटिव प्रेशर जो है सॉइल मॉइस्चर में, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, जितना कि उसने रेज किया है। जैसे कि पीएफ की वैल्यू होती है लॉग 10 रेज टू द पावर एच, जहाँ पे कि एच है सॉइल मॉइस्चर, जो कि होता है सेंटीमीटर में ऑफ द वाटर। ठीक है। अब बात करें एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी होती है। एक एटमॉस्फेयर रहता है 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू होती है मरकरी में 76.39 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है। अगर हम एक बार की बात करें तो वन बार होता है 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, जो कि होता है 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, और 1 मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3 बार। ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है। अब जो पीएफ है, ये दो है। इसका मतलब क्या है? फोर्स जिससे कि पानी को रिटेन किया जा रहा है वो इक्विवेलेंट है वेट ऑफ कॉलम का, जिस कॉलम के वेट की हम बात कर रहे हैं ऑफ पानी का। ठीक है। 100 सेंटीमीटर जो कि हाइट पे है। स्केल ऑफ वैल्यू जो होती है रेंज करती है ओ से, मतलब कि जो प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है किसका? 10 रेज टू द पावर -3 एटमॉस्फेयर का, से लेकर के, ओ से लेकर के, मतलब ये वैल्यू से लेकर के 7 तक ये जाएगा। 7 होता है, ये कोरिस्पॉन्ड करता है 10,000 एटमॉस्फेयर की वैल्यू को। अब हम क्यूसेक और क्यूमेक भी समझ लेते हैं, ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। क्यूमेक होता है क्यूबिक मीटर पर सेकंड, उसको हम डिनोट इस तरीके से करते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड, या इसको ऊपर ले आए तो हम एस की पावर -1 हो जाएगी। क्यूसेक होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड, क्यूसेक इज फीट पर सेकंड। ठीक है। इसमें क्या होता है? फीट क्यूब पर सेकंड, सेकंड को ऊपर ले आए तो -1 हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब कह लो, वो होता है इक्विवेलेंट 1 लीटर के। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक मीटर की वैल्यू हो जाती है 1000 लीटर के बराबर। ठीक है। तो ये भी आपको, मतलब जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो रिलेशंस हैं, आप थोड़े से यहाँ से देख सकते हैं। अब आता है अगला चीज, जो कि है मॉइस्चर इक्विवेलेंट। मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है? ये होता है वाटर जो कि रिटेन किया जा रहा है सैंपल ऑफ इनिशियली सैचुरेटेड सॉइल मटेरियल के द्वारा, आफ्टर की जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि 1000 टाइम्स है ग्रेविटी का, वो पर्टिकुलर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। यूजुअली जो टाइम पीरियड होता है वो हाफ एन आवर का रहता है।
मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल की बात करें तो जो वैल्यू होती है फील्ड कैपेसिटी की और मॉइस्चर इक्विवेलेंट की, वो लगभग लगभग बराबर होती है। फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू इक्विवेलेंट होती है, कह रहे हैं यहाँ पे मॉइस्चर इक्विवेलेंट के बराबर हो जाती है। कब? जो कि मीडियम टेक्सचर्ड सॉइल होती है उसके केस में। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट धीरे धीरे अभी हम इसको समझते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ देखा फील्ड कैपेसिटी इक्विवेलेंट है मीडियम टेक्सचर सॉइल में मॉइस्चर इक्विवेलेंट के। सैंडी सॉइल के केस में फील्ड कैपेसिटी ज़्यादा होती है और क्लेई सॉइल के केस में फील्ड कैपेसिटी कम होती है। ठीक है। अगली चीज़ आती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। किसने दिया था, प्रपोज किया था? तो इसे दिया था ब्रिग्स एंड शैंस ने दिया था और 1912 में दिया था। इन्होंने इसे यूटिलाइज किया था ड्वार्फ सनफ्लावर, जिसको हम हेलियांथस एनस कहते हैं, उसको इन्होंने इंडिकेटर प्लांट की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया था। कहने की बात इसमें यह है कि जो हायर क्ले कंटेंट होता है सॉइल का, जितना ज़्यादा क्ले होगा उतना ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट उस सॉइल का होता है। ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी ये बढ़ता है। ठीक है। ये चीज़ इतनी सी समझनी हमें इसमें ज़रूरी है। अब हम चलते हैं विल्टिंग कोएफिशिएंट। अभी हम बुक के हिसाब से चल रहे हैं, फिर हम इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। ठीक है। अगला आता है विल्टिंग कोएफिशिएंट। विल्टिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 0.68, जो कि इसका फैक्टर होता है। ठीक है। जिसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो वो बनता है मॉइस्चर इक्विवेलेंट ME डिवाइडेड बाय 1.8, 1.8 जो कि इसका फैक्टर रहता है। ठीक है। तो जो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर होता है रूट जोन में परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट के टाइम पे, उसे हम कहते हैं विल्टिंग कोएफिशिएंट या फिर क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट उस समय। ठीक है। तो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है आपका परसेंटेज वॉल्यूम के हिसाब से अगर हमें निकालना है तो ये होगा आपका मॉइस्चर कंटेंट, जो कि वेट के हिसाब से होगा और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बल्क डेंसिटी के। माना कि बल्क डेंसिटी सॉइल की है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और मॉइस्चर कंटेंट है 20% बाय वेट। तो कितना निकलेगा? मॉइस्चर कंटेंट बाय वॉल्यूम कितना निकलेगा? 32% निकलेगा। इसमें 32% का क्या मतलब है कि 32 सेंटीमीटर पर 100 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सॉइल। हर 100 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सॉइल में 32 सेंटीमीटर मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है। अब आया सॉइल मॉइस्चर टेंशन इन सॉल्ट फ्री सॉइल, जो कि सॉल्ट फ्री है सॉइल। एट फील्ड कैपेसिटी वो इंक्रीज कब करता है? जब टेक्सचर चेंज होता है सैंडी से क्ले की तरफ। यहाँ पे हमने समझा कि यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम हो गया। जैसे कि इन सैंडी सॉइल ये 0.06 होता है, हो सकता है उसके अप्रोक्सीमेट। लोमी सैंड है तो 0.1 है, सिल्ट लोम है तो 0.3 है, क्ले है तो 0.6 है। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। ठीक है। अब आया मॉइस्चर का जो मूवमेंट होता है सैचुरेटेड कंडीशन में, उसको हम कैसे समझते हैं? देखिए, हमने जैसे कि एक टॉपिक पढ़ा कि सॉइल सैचुरेट हो गई, यहाँ पे वेट हुआ, सॉइल सैचुरेट हो गई। फिर आता है आपका फील्ड कैपेसिटी। ठीक है। सैचुरेशन क्या होता है? जब पोर्स पूरी तरीके से पानी से भर जाते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर लूज हो जाता है। ठीक है। ये होता है आपका सैचुरेशन। इस समय वो सैचुरेट हो गया है। अगला आता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी ये वो पानी है जो कि अवेलेबल है प्लांट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है। वो होता है फील्ड कैपेसिटी। उसके बाद एक स्टेज आता है अलाउएबल डिप्लीशन होता है, जहाँ पे बिगिनिंग ऑफ प्लांट स्ट्रेस, यहाँ से पानी का स्ट्रेस शुरू होता है। ये आता है टाइम फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच का टाइम। ठीक है। और फाइनली फिर आ जाता है विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग मतलब कि अब प्लांट जो है, यहाँ से अब प्लांट पानी नहीं ले पाएगा, कोई भी पानी प्लांट के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये अनअवेलेबल जो प्लांट के लिए पानी है, वो है आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये वो स्टेज आ गई। ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पहला आया आपका सेचुरेटेड सॉइल, फिर आई आपकी फील्ड कैपेसिटी। उसके बाद आता है, इस बीच में आपका लाई करेगा टोटल अवेलेबल वाटर, मैक्सिमम सॉइल वाटर डेफिशिएंट, वो सब यहाँ लाई करेगा। फिर आता है आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसके बियॉन्ड आता है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर या फिर प्लांट अनअवेलेबल वाटर। और उसके बाद आता है आपका कंप्लीट ड्राइनेस, जब बिल्कुल भी कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा उस प्लांट को। ठीक है। आई थिंक, आई होप कि ये सब चीज़ें आपके समझ में यहाँ पे आ रही हैं। आई एम गोइंग वेरी स्लो, आप चाहें तो इसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो बट आई एम गोइंग स्लो बिकॉज आई वांट कि एक टॉपिक आपका इसमें कवर होता चले। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो गवर्न करते हैं, ये कई बार आते भी हैं तो इम्पोर्टेंट है। मॉइसिलियस लॉ
और एक होता है डार्सीज लॉ। ठीक है, पहला लॉ कहता है, ये एक्सप्रेस करता है फ्लो ऑफ वाटर, एक नैरो ट्यूब है कुछ इस तरह से, इसमें ये फ्लो ऑफ वाटर को डिनोट करता है या एक्सप्रेस करता है। इसके हिसाब से जो रेट ऑफ फ्लो होता है ऑफ पानी का सैंडी सॉइल में वो ज्यादा होता है देन इन लोमी, और लीस्ट होता है वो क्ले सॉइल में। यानी कि सबसे ज्यादा जो पानी का फ्लो होगा सैंडी में होता है, फिर लोमी में होता है, फिर क्ले सॉइल में होता है। ये आपको बस इतना समझना है। टेक्निकली जो लॉ है उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, ये आपका यहाँ से आपका रेडियस निकलता है, क्यू आपका फ्लो है, एल आपकी लेंथ है, यहाँ से आपके इसके फॉर्मूला है, बट आपको फॉर्मूलाज पे नहीं जाना है। आपको बस ये समझना है कि एक नैरो ट्यूब है, इसमें फ्लो हो रहा है, फ्लो किसका ज्यादा स्ट्रांग होता है किसका कम स्ट्रांग होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, अगला है डार्सीज लॉ। ये होता है पानी का मूवमेंट सॉइल में कैसे हो रहा है। ये है क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि पास करता है किसी यूनिट सेक्शन ऑफ सॉइल से इन प्रोपोर्शनल ग्रेडियंट ऑफ द हाइड्रोलिक हेड। कुछ इस तरह का सिस्टम है, पोरस मीडिया है, कुछ इस तरह का सिस्टम है। ज्यादा से जब ये मूव करना शुरू हुआ धीरे 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 धीरे, फिर ये कम की तरफ मूव कर रहा है। ये है डार्सीज लॉ, एक्सप्रेस कर रहा है वाटर का मूवमेंट सॉइल में, पानी किस तरीके से सॉइल में मूव कर रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। इन दोनों कॉज को कंसिडर करते हुए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है पानी की, वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ पोर स्पेस। वो कह रहा है कि ये कहीं पे आता भी है क्वेश्चन एक जगह, बहुत इंपॉर्टेंटली अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछा गया है कि क्या कंडक्टिविटी और पोर स्पेस का कोई रिलेशन है। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होती है पानी की वो डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड किस पे, टोटल अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस पे। अगर पोर स्पेसेस ज्यादा होंगी, जरूरी नहीं है कि कंडक्टिविटी ज्यादा या कम हो, वो डिपेंड उस पे नहीं करता है। अब आता है आप सॉइल मॉइस्चर के कंटेंट को मेजर कैसे करेंगे। डायरेक्ट मेजरमेंट करने के हमारे दो तरीके हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट में आता है, एक आता है ग्रेविमेट्रिक मेथड, दूसरा आता है इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस मेथड। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक मेथड कुछ इस तरीके से होता है, इसमें हम एक ग्रेविमेट्रिक मतलब वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हम इसमें निकालते हैं। सॉइल को हम पहले ड्राई करते हैं, इकट्ठा करके उसको टैप करके उसको उसकी जो डिटेल्स हैं वो उसके बियॉन्ड निकालते हैं। अगला आता है आपका इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है, ये मेथड यूज किया जाता है इधर इंडिविजुअल टेस्ट के लिए या फिर सीरीज ऑफ टेस्ट के लिए। बेसिकली जब हम ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को डील करते हैं, इसमें हम इंफ्रारेड लैम्प को यूज करते हैं ड्राइंग के लिए, और या फिर मूविंग ड्राइंग करने के लिए विद मूविंग एयर, उसको हम यूज करते हैं। इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर या बैलेंस मेथड आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस मेथड, और ये इसका इक्विपमेंट है। इसमें हम इसे डालते हैं, इसको हम इस मेथड के थ्रू निकालते हैं ड्राइंग करके। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड्स की बात करते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड में एक तो होता है लिपिंग फील, आपने सैलरी की, आपने इसको फील किया, आपने निकाल लिया, आपने फील कर लिया। ठीक है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग होता है दूसरा, तीसरा है टेंशियोमीटर, चौथा है आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस मेथड। ठीक है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग में क्या होता है, ये रैपिड टेस्ट है, इंसिटू मेथड है, जिसमें कि सॉइल मॉइस्चर डायरेक्ट मेजर की जाती है, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट बाय वॉल्यूम। इसका जो ये मीटर है या जो न्यूट्रॉन हमारा मॉइस्चर मीटर या स्कैटरिंग मीटर होता है, इसमें गॉज लगी हुई होती है बेसिकली। और जो ये गॉज होती है इसकी, ये कुछ इस तरीके से आपका जो एपरेटस होता है कुछ इस तरीके से ये दिखता है। इसमें हम मेजर, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें हम नंबर ऑफ H प्लस न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाइज जो कि प्रेजेंट होते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, वो निकालते हैं इसमें। तो ये सॉइल में इस तरीके से इसको बरी किया जाता है, और फिर इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो देखी जाती हैं। अब आता है टेंशियोमीटर, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है टेंशियोमीटर का। टेंशियोमीटर जो होता है अलग अलग टाइप का होता है, एक होता है मरकरी मैनोमीटर के साथ जो कि रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन गॉज के साथ, ये प्रैक्टिकल रीडिंग्स के लिए रखा जाता है। टेंशियोमीटर जिसे हम इरोमीटर भी कहते हैं, ये मेजर करता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन को डायरेक्टली। इसको यूज किया जाता है कोरस सॉइल में, और प्रैक्टिकल लिमिट जो होती है वो उसकी होती है अराउंड या अबाउट 0.8 बार्स के अराउंड, क्योंकि प्रेशर की यूनिट बार्स होती है तो इसलिए 0.8 बार्स इसकी यूनिट होती है। ठीक है,
हेंस इसको यूज नहीं कर सकते, इसको बहुत इट कैनॉट बी यूजफुल अंडर द सॉइल मॉइस्चर अंडर ऑल द कंडीशन। सॉइल मॉइस्चर की सारी कंडीशंस में एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें क्या होता है, पोरस सिरामिक कप होता है जो कि चोक हो सकता है क्ले सॉइल में, एंड ये कप सेंसिटिव होता है सॉइल्स को सॉल्ट्स को लेकर के, देयरफॉर ये क्ले सॉइल और सॉल्टी सॉइल में सूटेबल नहीं होता है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो सॉल्ट फ्री सॉइल्स होती है एट फील्ड कैपेसिटी, उसकी रेंज जाती है 1 से 0.7 के बीच में। इसमें वैक्यूम गॉज कुछ इस तरीके से दिखता है, सॉइल की सरफेस के अंदर इसको बरी किया जाता है, ये इसकी ट्यूब है, ये इसमें पानी है, ये इसकी पोरस टिप है, यहाँ से सॉइल सक करता है वाटर को आउट ऑफ द टेंशियोमीटर। ठीक है, ये इसकी गॉज होती है, ये इसका सेटअप है। अगला आता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस मेथड। इसके लिए जो apparatus है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन किया जाता है वेपर प्रेशर साइक्रोमीटर की तरफ मदद से। रेसिस्टेंस ब्लॉक्स बनाए जाते हैं वेरियस मटेरियल्स के, जैसे कि जिप्सम हो गया, नायलॉन है, फाइबर ग्लास, प्लास्टिक, अलग अलग तरीके से पीओपी से, या फिर इनका कॉम्बिनेशन यूज किया कराया जाता है। और नाइलॉन और फाइबर ग्लास यूनिट्स को ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हायर रेंज के सॉइल मॉइस्चर के लिए, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ब्लॉक्स जनरली मोर इफेक्टिव माने जाते हैं, और वो 1 से 15 के बीच में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। नाइलॉन ब्लॉक्स 2 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बीच में इफेक्टिव होते हैं। फाइबर ग्लास यूनिट्स जो होती हैं वो एंटायर रेंज ऑफ अवेलेबल वाटर में इफेक्टिव होते हैं। इसलिए जनरली इनका जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ किया जाता है। जिप्सम ब्लॉक या प्लास्टर ऑफ पेरिस रेजिस्टेंस यूनिट्स को फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया था ब्योनकस और मिक के द्वारा, और इसलिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को जो इंस्ट्रूमेंट है इसीलिए इनके नाम पे बना है, जिसे कि बोला जाता है ब्योकस मॉइस्चर मीटर। ये स्पेशली डिजाइन किया गया था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बेसिस पर। अब आया रेसिस्टेंस ब्लॉक, जैसे कि टेंशियोमीटर है, इनको शेड्यूल इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इरिगेट करने के लिए ग्रीन हाउस के बेड्स को इरिगेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए रूट जोन, सॉइल की प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए, ऐड और इवेलुएट करने के लिए फ्लक्चुएशंस जो वाटर टेबल में हो रहे हैं वो सब इनसे पता लगाए जा सकते हैं। अनलाइक जो टेंशियोमीटर रेजिस्टेंस ब्लॉक्स होते हैं, दे डू नॉट वर्क प्रॉपर हायर मॉइस्चर लेवल्स पे, ये वर्क नहीं करते हैं अच्छे से। इनकी एफिशिएंसी लोअर मॉइस्चर लेवल्स पे ही अच्छी होती है, बिल्ट अबव टू बिल्टिंग पॉइंट। रेजिस्टेंस ब्लॉक्स जो होते हैं ये प्रिसाइज रिजल्ट नहीं देते हैं सलाइन कंडीशंस में, क्योंकि ये सॉल्युबल सॉल्ट्स उस समय इंटरफेयर करते हैं ब्लॉक्स के कंडक्टेंस पे। दस नाइलॉन, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड फाइबर के ग्लास ब्लॉक्स को इनको यूज नहीं करना चाहिए, जबकि जिप्सम ब्लॉक्स में बी यूज्ड इन सलाइन कंडीशंस। इनको सलाइन कंडीशंस में हम यूज कर सकते हैं, किनको जिप्सम के ब्लॉक्स को हम यूज कर सकते हैं। रेसिस्टेंस यूनिट्स जो यूनिट्स होती हैं दे आर यूज इन फाइन टेक्सचर्स, और जो रेसिस्टेंस की यूनिट्स हैं जनरली इनको फाइन टेक्सचर सॉइल में प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, जिसे हम पेट भी कहते हैं, विच इज पीईटी। ये जो कॉन्सेप्ट था ये थॉमसन ने दिया था 1948 में, जिन्होंने डिफाइन किया था कि जो इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन बेसिकली है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन टुगेदर। ठीक है, लार्ज वेजिटेशन से जब होता है, जो कि कवर्ड लैंड एरिया सरफेस से किया जाता है, एडिकेट मॉइस्चर जब ऑल द टाइम एडिकेट मॉइस्चर है और वहां से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन हो रहा है। डाल्टन के हिसाब से इवेपोरेशन जो होता है एक फंक्शन होता है डिफरेंस का वेपर प्रेशर के पानी के और वेपर प्रेशर एयर के उसके बीच में। मतलब ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन उन्होंने बताया कब होगा, जब वेपर प्रेशर पानी का और वेपर प्रेशर एयर के बीच में डिफरेंस होगा, तो उसका फंक्शन ये होता है इवेपोरेशन। ठीक है, सोलर एनर्जी अराइव करती है अपर लिमिट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर पे एट कितने अबाउट 2 कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे जब आती है, तो सोलर एनर्जी उस अपर लिमिट पे अराइव करती है। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। इवेपोट्रांसपिरेशन को आप कैसे मेजर करेंगे, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके लिए। जैसे एक आता है लाइसीमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट आता है। लाइसीमीटर क्या होता है, ये परमिट करता है स्पेसिफिक मेजरमेंट को इवेपोट्रांसपिरेशन के, रेनफॉल और वाटर अपटेक बाय द प्लांट्स। ठीक है, लाइसीमीटर जो होता है जनरली ये टैंक्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें इमेज में, ये टैंक टाइप का है जो कि बरी है ग्राउंड में, ताकि ये मेजर करेगा परकोलेशन, जो पानी का परकोलेशन हो रहा है सॉइल के थ्रू नीचे जब पानी परकोलेट कर रहा है वो ये दिखेगा। लाइसीमीटर मोस्ट डिपेंडेबल होता है, मीन्स है डायरेक्टली मेजर करने के लिए वेपोट्रांसपिरेशन, बट इंस्टॉलेशन काफ़ी रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर कर इसके जो इंस्टॉलेशन में काफ़ी मेहनत लगती है। जैसे कि वेपर जो लाइसीमीटर होता है ये लार्ज होना चाहिए, डीप होना चाहिए, ताकि रिड्यूस कर सके बाउंड्री इफेक्ट, ताकि रिस्ट्रिक्टेड रूट ग्रोथ मूवमेंट इसके प्रेशर को डिफरेंट ना कर सके। शॉर्ट क्रॉप्स के लिए लाइसीमीटर को यूज करना चाहिए एटलीस्ट 1 क्यूबिक मीटर इन वॉल्यूम। ठीक है, फिजिकल कंडीशंस जो कि लाइसीमीटर में होती हैं ये कंपेरेबल होनी चाहिए बाहर से, कुछ इस तरीके से हमें इसे प्लेसमेंट करना है। लाइसीमीटर एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है सराउंडिंग एरिया का। क्रॉप जहाँ की लाइसीमीटर इधर टॉल है, शॉर्टर है, डेंस है, थिक है, अलग अलग तरीके की रूट जोन्स रहती हैं। लाइसीमीटर जो होता है, और अगर लाइसीमीटर पेरीफेरी में नॉन क्रॉप्ड एरियाज के, तब भी डिफरेंस आ सकता है।
इफेक्टिव एरिया जो लाइसीमीटर के लिए होता है वो डिफाइन किया जाता है लाइसीमीटर इवेपोट्रांसपिरेशन पर यूनिट एरिया उस सराउंडिंग एरिया। ठीक है, ईच लाइसीमीटर इसमें गार्ड रिंग एरिया होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, गार्ड रिंग एरिया से क्या होगा, ताकि वो मेंटेन किया जा सके सेम क्रॉप में मॉइस्चर कंडीशंस और बाकी सारी चीज़ों को मिनिमाइज करके क्लॉथ साइन इफेक्ट्स के द्वारा। ठीक है, लाइसीमीटर जनरली दो तरीके का होता है, एक होता है नॉन वेइंग, एक होता है वेइंग। नॉन वेइंग जो होता है लाइसीमीटर को हम ड्रेनेज लाइसीमीटर कहते हैं। ये ऑपरेट करता है इवेपोट्रांसपिरेशन के प्रिंसिपल पे, जो कि इक्वल होता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल और इरिगेशन के, जो कि ऐड किया जा रहा है सिस्टम में, माइनस जो कि लीचिंग का इफेक्ट जो कि कॉज हो रहा है। यानी कि इवेपोट्रांसपिरेशन को अगर आपको फॉर्मूले के हिसाब से निकालना है तो रेनफॉल में ऐड किया आपने इरिगेशन वाटर और माइनस कर दिया आपने लीचिंग। जो ड्रेनेज लाइसीमीटर होता है यूजफुल होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन निकालने के लिए, और हर 4 से 5 दिन के इंटरवल में इरिगेट करना चाहिए हमें उस फील्ड को, अनलेस जो रेनफॉल है वो इंटरवीन कर रही है उस प्रोसेस में। अब आता है वेइंग टाइप लाइसीमीटर। ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए, कैपेबल होता है शॉर्ट पीरियड के लिए। जो डायरनल पैटर्न्स होते हैं, फिनोमिना जहाँ पे मिड डे विल्ट का फिनोमिना होता है, शॉर्ट टर्म वेरिएशंस होते हैं एनर्जी के पार्टीशन के, और रिलेशनशिप जहाँ पे रहती है ट्रांसपिरेशन और सॉइल मॉइस्चर टेंशन के बीच में। ये मेजर करता है वाटर बैलेंस को, वाटर एडेड सॉइल को। ठीक है, जो इसमें जो भी लॉसेस हो रहे हैं, वेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, डीपर्कुलेशन हो रहा है, सब कुछ इसमें आता है। इफेक्टिव रेनफॉल को भी ये मेजर करता है, इसलिए जो वेइंग होता है ये मोस्ट डायरेक्ट और एक्यूरेट होता है मेजरमेंट को करने के लिए, वेपोट्रांसपिरेशन के लिए। इसलिए जो वेइंग टाइप है, क्या बताया उसने कि वो मोस्ट डायरेक्ट है और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है डिटरमाइन जहाँ पे हमें करना है वेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब आते हैं इवेपोरीमीटर। इवेपोरीमीटर क्या होता है, ये प्लेट की तरह दिखता है। मोस्ट कॉमनली इंडिया में यूज़ हो रहे हैं वो यूएस वेदर ब्यूरो के द्वारा यूज़ हो रहा है, जो कि क्लास ए का पेन है। और दूसरा होता है संकन स्क्रीन इवेपोरीमीटर। ये जो मेन वाला है वो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखता है। जो यूएस डब्ल्यू बी क्लास का पेन होता है, क्लास 1 पेन का होता है, इसमें हायर रेट होता है इवेपोरेशन का, एंड देन लार्जर फ्री वाटर सरफेस। ठीक है, इवेपोरेशन इसमें जो लार्ज सरफेस से निकलती है, कैसे रीडिंग होती है पैन की, और पैन कोएफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करेंगे आप पैन कोएफिशिएंट अप्रोक्सीमेटली 0.7, तो इवेपोट्रांसपिरेशन आपका कितना निकलेगा, पैन इवेपोरेशन इनटू जो क्रॉप का फैक्टर है वो इसमें कैलकुलेट होता है। ठीक है, जो नॉर्मली ये है यूएसडब्ल्यूबी क्लास का जो होता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल्स हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं कि इसका जो साइज है वो 120 यहाँ से होगा, 25 यहाँ से होगा, इसको वुडन पैलेट के ऊपर रखा जाएगा। गैल्वेनाइज्ड आयरन का इवेपोरेशन का पैन होगा, स्टीयरिंग व्हेल होगा, हुक होगा, गेज होगा, वो सब चीज़ें इसकी एसेंशियल्स होती हैं। संकन वाले में क्या डिफरेंस होता है, डस्टन एंड शर्मा ने दिया था 1968 में, आईआरआई में डेवलप किया गया था इसको। इसको सिंपली ये एक डिवाइस है जो कि सिंप्लीफाई कर दिया गया मेजर करने के लिए, ईटी को मेजर करने के लिए। इसमें क्या इसको ऑब्जर्व क्या करते हैं, इवेपोरेशन डिवाइडेड बाय इवेपोट्रांसपिरेशन। सिंपल है, 0.95 से 1.5 के 1.05 के बीच में इसको निकाला जाता है, एज कम्पेयर किया जाता है 1.2 से लेके 1.5 के बीच में इन यूएसडब्ल्यूबी पैन इवेपोरीमीटर के बीच में। सिंपली ये संकन जो स्क्रीन जो होता है, इसको इसकी जो बेस होता है इसको बरी कर दिया जाता है, इसको ये होता है संकन स्क्रीन में। ठीक है, कंजम्पशन यूज ऑफ वाटर क्या चीज़ है, ये यूज किया जाता है डेजिग्नेट करने के लिए जो भी लॉसेस हो रहे हैं इवेपोट्रांसपिरेशन के, वाटर के, जो कि प्लांट यूज कर रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, उन लॉसेस को ये निकालता है, इसमें आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि पानी यूज किया जाता है एक्चुअल मेटाबॉलिक प्रोसेस में, वो लेस देन 1% होता है इवेपोट्रांसपिरेशन का, जो कि काफी इनसिग्निफिकेंट होता है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन यूज, जो कि इवेपोट्रांसपिरेशन के फॉर्म में इक्विवेलेट किया जाता है। तो आपका कंजम्पशन यूज कितना होता है इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस जो पानी यूज किया जा रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो अप्लाई करना है सेंटीमीटर में, वो कितना होगा कि मॉइस्चर जो कि फील्ड कैपेसिटी पे है, मॉइस्चर विल्टिंग पॉइंट का जो मॉइस्चर है वो डिवाइड किया आपने उसको 100 से, मल्टीप्लाई किया आपको बॉइल डेंसिटी से, और आपने उसको डेप्थ ऑफ सॉइल जो कि सेंटीमीटर में होती है उससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है वो निकल के इसमें आ जाता है। तो यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसे कंजर्व करते हैं। इन्वायरमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, वाटर लॉसेस हो सकते हैं अलग अलग तरीके से, लीफ के थ्रू, स्टामेटा के थ्रू, ट्राइकोम्स के थ्रू, क्यूटिकल के थ्रू, गैस एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, वाटर वाटर अपटेक भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। अब वाटर यूज एफिशिएंसी क्या चीज़ है, वाटर का यूटिलाइजेशन क्रॉप में जनरली डिस्क्राइब किया जाता है वाटर यूज एफिशिएंसी की फॉर्म में, जो कि होती है केजी पर हेक्टेयर पर सेंटीमीटर। इसको हम डिफाइन करते हैं दो तरीके से, एक होता है क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, ये क्या होती है, ये रेशियो होती है क्रॉप की यील्ड का, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर जो कि डिप्लीट हो रहा है क्रॉप से इवेपोट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा आता है इसका फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, वो था क्रॉप, ये है फील्ड। फील्ड में क्या होता है, ऊपर तो सेम वाई रहेगा, क्रॉप यील्ड रहेगी, डिवाइड इसमें हम उसमें हम डिवाइड कर रहे थे उसको इवेपोट्रांसपिरेशन से, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे उसको वाटर
यू टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन द फील्ड, जिसको हम WR से डिनोट करते हैं, वाटर रिक्वायर्ड या फिर पानी जितना यूज किया है उससे। अब है इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी अनइरिगेटेड एरियाज में। आपको अब बढ़ानी है एफिशिएंसी, तो आप कैसे बढ़ाएंगे? प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो होता है कंजर्व करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए बड़े पोर्शंस में अवेलेबल रेनफॉल के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इसके लिए हमसे ये करते हैं यूज। इंक्रीज करने के लिए हम कुछ ये मेथड्स यूज करते हैं। पहला है मैक्सिमाइज करेंगे हम एब्जॉर्प्शन को ऑफ प्रेसिपिटेशन के ग्राउंड से, एलिमिनेट करेंगे हम सरफेस का रन ऑफ, जो भी रन ऑफ हो रहे हैं जैसे कि रन ऑफ कंट्रोल है, टिलेज है, इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन है, ये सब करके फॉलोइंग प्रैक्टिसेस हम यूज करेंगे। इसमें वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ा देंगे, टिलेज को बढ़ा देंगे, रन ऑफ कंट्रोल्स को बढ़ा देंगे, हम ये सब करके उसे कंट्रोल करेंगे। दूसरा है डिक्रीज करेंगे एग्रीकल्चरल अनप्रोडक्टिव लॉस, जो कि मॉइस्चर के टर्म्स में हो रहा है, नेमली इवेपोरेशन है, कंजम्पशन है वाटर का, वीड्स लॉसेस, वो सब सब सरफेस के थ्रू जो हो रहा है या फिर डीप पर्कुलेशन के थ्रू हो रहा है। इसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि वीड कंट्रोल कर देंगे, मल्चिंग कर देंगे, टिलेज कर देंगे, ये सब चीजें हम करते हैं। टाइमली हार्वेस्ट कर देंगे रेनी सीजन क्रॉप्स की, इस तरीके से हम इनको कंट्रोल करेंगे। तीसरा आता है इंक्रीजिंग जो मॉइस्चर रिजर्व है प्लांट का, उसको हम बढ़ा देंगे। वो कैसे करेंगे? ये प्रैक्टिस है जिससे कि हम यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करेंगे, ग्रोइंग सुटेबल क्रॉप्स ग्रो करेंगे, सुटेबल क्रॉपिंग की सीक्वेंस ग्रो करेंगे, इंक्रीज कर देंगे हम रूट डेप्थ को, ताकि रिमूवल ऑफ हार्ड पैन हो सके, उसको हम रिमूव कर देंगे, इंटरक्रॉप्स को बढ़ा देंगे, सीडिंग टेक्निक्स को प्रॉपर कर देंगे, प्लांट प्रॉपर प्लेसमेंट करेंगे सीड का, फर्टिलाइजर का। इस तरीके से हम अपनी मैकेनिज्म्स को चेंज करके हम इसे करते हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो कि है इरिगेशन एफिशिएंसी। इरिगेशन एफिशिएंसी क्या चीज़ है? इरिगेशन एफिशिएंसी बेसिकली परसेंटेज होता है अप्लाइड इरिगेशन वाटर का, जो कि हम स्टोर करते हैं पानी में और हम इसको अवेलेबल करते हैं कंजप्शन यूज के लिए क्रॉप में। इसकी हम डिटेल, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि हम इरिगेशन एफिशिएंसी को देखेंगे, इसके क्वेश्चन को समझेंगे, डेल्टा ड्यूटी, इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट के बारे में आएंगे, मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में समझेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे डिटेल हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसमें कि मैं आपको सारी डिटेल, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ड्रिप क्या है, उसके बाद हम माइक्रो इरिगेशन कैसे करते हैं, ड्रेनेज क्या चीज़ है, ड्रेनेज के कितने फॉर्म्स हैं, सरफेस ड्रेनेज क्या होता है, पॉन्डेड ड्रेनेज क्या है, सब सरफेस ड्रेनेज क्या है, उन सब चीज़ों को हम इसमें डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया है। कंटेंट पसंद आया है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन आ सके ऐसी वीडियोज़ बनाने की।